कि इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे आजम खान साहब, किसी से मिलने जा रहे थे, उसके बाद से वो लापता हैं, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। खान साहब के खिलाफ वो वादा माफ गवाह बन रहे हैं। इमरान खान को जितना करीब से इन्होंने देखा है, किसी में देखा, और अगर ये कुछ बोल पड़ते हैं तो इमरान खान के लिए मेरे बच निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो कुछ होता रहा उसके असल आर्किटेक्ट तो आजम खान साहब खुद थे। इमरान खान साहब के कहने पे वो करते रहे। जैसा एक बड़े प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज साहब के बारे में बातचीत हो रही है कि वो भी तकरीबन तैयार हैं। क्या हम तस्लीम कर रहे हैं कि आजम खान लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास है पूछा कि क्या इस केस में मैं वादा मुआवजा बन सकता हूँ, और उनकी अहलिया समेत सब लोगों के रंग पक हो गए कि ये क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सच गप। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं हसन नकवी और तौसीफ अहमद खान साहब। हम आपके लिए ब्रेकिंग स्टोरीज इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से लाते रहते हैं। आज भी ब्रेकिंग स्टोरी है। यूजुअली तौसीफ साहब और हसन नकवी साहब स्टोरी दे रहे होते हैं, आज आपको मैं ही स्टोरी दे देता हूं और फिर ऑब्वियसली इन दोनों से भी उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इनके पास भी उसके बारे में काफी सारी मालूमात हैं। स्टोरी ये है कि इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे आजम खान साहब। आप सबको याद होगा, इस्लामाबाद से वो अपने घर से निकले थे, ऑफिस जा रहे थे, किसी से मिलने जा रहे थे, उसके बाद से वो लापता हैं, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर नोटिस लिया, लेकिन ताहाल वो बाजियाब नहीं हो पाए थे। अब खबरें ये आ रही हैं कि वो जो हैं वो अप्रूवर बनने लगे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, यानी कि इमरान खान साहब के खिलाफ वो वादा माफ गवाह बन रहे हैं। और अगर वो ऐसा हो जाता है और अगर ये खबर जो आ रही है ये सच्ची हो जाती है, सच साबित हो जाती है, आने वाले 1-2 दिन की बात कर रहे हैं, तो फिर इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। क्योंकि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो कुछ होता रहा उसके असल आर्किटेक्ट तो आजम खान साहब खुद थे। इमरान खान साहब के कहने पे वो करते रहे, सब कुछ उनको पता है। नकवी साहब, उन्हें क्या लगा अगर आजम खान साहब ने बातें करनी शुरू कर दी तो मामला तो इमरान खान साहब के हाथ से बहुत बाहर हो जाएंगे। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हसन। जैसे अभी हमने कल बताया था कि जैसा एक बड़े प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज साहब के बारे में बातचीत हो रही है कि वो भी तकरीबन तैयार हैं, लेकिन ये आपने बहुत बड़ी खबर अभी बताई है कि जैसे 2-3 में कहा जा रहा है सोर्सेज की तरफ से कि वो वादा माफ गवाह बन जाएंगे। आपको याद होगा ये चीफ सेक्रेटरी पहले केपी में भी रहे, उसके अलावा ये सियाज सफेद के मालिक थे पिछले 4 साल में। तो ये इमरान खान को जितना करीब से इन्होंने देखा है, किसी में देखा, और अगर ये कुछ बोल पड़ते हैं तो इमरान खान के लिए मेरे बच निकलना मुश्किल होगा। आपको याद होगा इवन जहांगीर तरीन साहब भी ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो लोग इमरान खान से दूर भी हुए, उसमें अगर ये इनको जो लोग पसंद नहीं थे वो खान साहब दूर होते गए, तो खान साहब इनकी बात को भी वेटेज देते थे, इनकी बात सुनते भी थे। अगर यही सामने सबूत लेके आ जाते हैं कोई करप्शन के या बाकी खान साहब का जो मॉडस ऑपरेंडी कैसे था, या इवन बुशरा बीबी के बारे में जो रिलेटेड उनके करीबी लोग थे, तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी एक बड़ी अचीवमेंट होगी, और खान साहब को शायद फिर बचना मुश्किल होगा मुश्किल केसेस में, जो मनी लॉन्ड्रिंग के और बाकी केसेस चल रहे हैं। शायद डिस्क्वालिफिकेशन फिर और आसान हो जाए। तौसीफ अहमद खान साहब, आपका इस बारे में क्या कहना है? याद रहे कि वो एक ऑडियो लीक हुई थी, उसमें हमने सुना था सबने कि हाँ, कैसे आजम खान साहब जो है वो सारी पट्टी इमरान खान साहब को बता रहे थे कि जी इसको मैं ऐसे कर लूंगा, इसके नोट्स मैं गलत ले लूंगा। उन्होंने नोट्स ही अपनी मर्जी के ले लिए थे, तो इसका मतलब है वो शामिल तो थे सारे कामों में, अब वो वादा माफ गवाह बन के साइड पर हो जाना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है, ऐसा आसानी से हो जाएगा? आपको मैं एक दिलचस्प खबर बाद में देता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या हम तस्लीम कर रहे हैं कि आजम खान लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास है, क्योंकि सर हम तो रेड के हवाले से और उनके गायब होने के हवाले से तो ये है कि वो पता नहीं किधर चले गए। ऐसे ही है। सर खबर तो यही है कि वो लापता हैं, लेकिन पाकिस्तान में यूजुअली बहुत सारे लापता लोग जो हैं वो बाद में इसी तरह किसी इंटेलिजेंस एजेंसी तो खैर नहीं, लेकिन किसी न किसी इदारे के पास से बरामद होते हैं और फिर वो आकर इस किस्म की बातें करना शुरू कर देते हैं। माजी में ऐसी रिवायात तो मौजूद है। नहीं, ऐसी ये बात रिवायत तो मौजूद है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो बज़ाहिर मतलब बनता है वो कहीं बैठे हुए हैं और उन्होंने फैसला किया कि वो अप्रूवर बन जाए। दूसरी बात ये है कि वो किस केस में बनना चाहेंगे, कौन से केस में। वादा मुआवजा आप एक खुली डुली स्टेटमेंट लेके उस पे तो वादा मुआवजा नहीं बन सकते, कोई स्पेसिफिक केस होगा, और वो केस जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि अल कादर यूनिवर्सिटी वाला होगा, जिस पे वो वादा मुआवजा बन सकते हैं। या दूसरा ये है कि कोई और केस बनेगा जिसमें कोई जो खुर्द बुर्द के मामलात हैं, जिसमें कोई तोशा खाना के मामलात हैं, या कोई ट्रांसफर पोस्टिंग हैं, उसमें वो बनेंगे। अच्छा, इसमें एक और मजे की बात यह है कि आपने कहा, सॉरी हसन नकवी ने कहा कि वो जहांगीर तरीन साहब भी बड़े इनसे नाराज थे कि इमरान खान उनसे उनकी बात सुनते हैं और उन्होंने हमें दूर किया। ये सब इमरान खान की मर्जी से नहीं होता, मर्जी से ही होता है। इमरान खान
वजीर आजम बनने से पहले ही जहांगीर तरीन का पत्ता काट चुके थे, और ये हदायत उन्हें उनकी अहलिया की तरफ से थी, क्योंकि जहांगीर तरीन ने उन्हें एक महफिल में कह दिया था कि वो तो जादूगर है। उस जादूगरनी से मामला आगे चले थे, जिसकी वजह से जहांगीर तरीन को आहिस्ता आहिस्ता बाहर कर दिया। अब आपको दिलचस्प खबर दे दूं, कल इमरान खान की नैब में पेशी थी, और कल इमरान खान ने वहां नैब के एहलकारों से पूछा कि क्या इस केस में मैं वादा मुआवजा बन सकता हूं, और उनकी अहलिया समेत सब लोगों के रंग फक हो गए कि ये क्या कह रहे हैं। तौसीफ साहब, मुझे बात समझ नहीं आई। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ये कहा नैब की पेशी के वक्त किसी से पूछा होगा कि मैं अप्रूवर बन जाऊं, वो किसके खिलाफ अप्रूवर बनना चाहते हैं? खिलाफ ही। पता नहीं किसके खिलाफ, आप ये नोट कर लें और तस्दीक कर लें, किसी में हिम्मत है तो इसकी तरदीद कर दे, इमरान खान तरदीद कर दे। उनकी अहलिया समेत तमाम लोगों के होश उड़ गए जब उन्होंने कहा कि क्या इस केस में मैं वादा मुआवजा बन सकता हूँ। सर अपने खिलाफ ही अप्रूवर बन जाएंगे। अब ये कानूनी यार हैसियत तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना, ना मैं लॉयर हूँ, ना आप हैं, ना हसन है, ना इमरान खान है। तो कोई ना कोई उन्होंने कुछ सोच तो बनाई होगी ना, किसी से तंग पड़ रहे होंगे अब, तो इस वजह से कोई बात की होगी। अब ये तो वो जानते हैं, या उनका वकील पूछेगा कि खान साहब ये क्या कह दिया। तो लेकिन ये बात नैब के एहलकारों के सामने उन्होंने ये सवाल रखा। मेरी खबर इतनी ही है, उसमें उसके जो लकूनाज हैं, लीगल लकूनाज हैं, क्या इशू है क्या नहीं है, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। ये कल इमरान खान ने सवाल किया, आप उनकी काबिलियत से तो वाकिफ हैं और अपॉर्चुनिज्म से भी वाकिफ हैं, तो पता नहीं क्या रास्ता उन्होंने सोचा हुआ है, इस पे आपको गौर कर लें। हाँ, ये बात तो है कि इमरान खान साहब का जो रास्ता है वो पता नहीं क्या है, वो तो इमरान खान साहब खुद ही जानते होंगे। नकवी साहब, जी। ये जो करप्शन की दास्तानें इमरान खान साहब के दौर में होती रही हैं, इसका एक बड़ा अहम किरदार था सालिहा सईद साहबा। बहुत ज़्यादा उनको प्राइम पोस्टिंग्स भी मिलती रही। आपके पास उनके बारे में कोई खबर है? ये क्या आपको याद होगा हसन, हमने एक स्टोरी की थी ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से, जिसमें ताहिर खुर्शीद का नाम भी था, साजिद सईद का भी था, बिलाल्स का, और काफ़ी सारे लोग जो एलडी में भी रहे, बाकी पोस्टिंग्स में भी रहे, और फराग गोगी साहिबा के लिए फ्रंट मैन का किरदार अदा करते थे। मतलब वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपनी तो लेते ही थे, वो और लोगों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स भी करते थे और उसके अगेंस्ट पैसे बनाते थे। इसमें जो वो केस था, आपको याद होगा हमने किया था वो ब्रेक, उसकी वो 450 मिलियन रुपीज़ का था। उसके बाद अब उसमें पेशरफ्त ये है कि साजिद सईद जब डीजी थी ना, ये एक्साइज एंड टैक्सेशन की, तो ईटीओज़ की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उन्होंने कोई 15-20 करोड़ कमाए, और वो इनके एक सेक्रेटरी होते थे, उस वक्त वड़ाइच साहब करके ईटीओ भी रहे हैं। दो बंदे, मुमताज़ बशीर वड़ाइच है एक बंदा है, और एक और ईटीओ रहा है। वो बंदे पैसे पकड़ के एक तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते रहे, उन्होंने अपनी मर्जी के ईटीओ लगाए, जो इनके बाद में काम भी आए। अच्छा, इसमें एक स्टोरी और इंटरेस्टिंग है हसन, आपको पता है ये शराब होती है, इसका कोटा होता है। फर्ज करें, एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ कि 7,000 का बैच का कोटा है, 7,000, लेकिन डिमांड ऑब्वियसली लाखों में है, 2 लाख 3 लाख जितनी भी है। वो एक ही बैच नंबर को यूज़ करके ना हसन, वो बार बार उसी कोटे पे और बोतलें दी जाती थी। तो ये भी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ अभी नई सामने आई थी, हमने कहा इस पर बात कर लेते हैं। दूसरा एक मोहम्मद खान भट्टी साहब का केस है। गुजरांवाला में उन्होंने एक बंदे को तैनात किया, एक्सियन था। उस एक्सियन ने इनके लिए 1.75 बिलियन रुपीज़ के ठेके दिए एक कॉन्ट्रैक्टर को, और उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन थी ना, वो भी सारी इलीगल है, जाली उन पे दे दिया गया। तो वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, गुजरांवाला में एफआईआर हो गई है उसके अगेंस्ट, तो वो एक केस है। तो तौसीफ साहब, ये जो नकवी साहब ने स्टोरी सुनाई है, ये देखें, शराब के कोटों तक, ट्रांसफर पोस्टिंग तक कोई जगह छोड़ी थी इन्होंने पिछली हुकूमत वालों ने। आए तो ये थे, बहुत शफाफ किस्म की तहरीक इंसाफ थी, अकाउंटेबिलिटी की बात करती थी, करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहे थे। अब आप जहां को पत्थर उठाते हैं वहां से करप्शन की हसन, एक बात मैं इसमें ऐड कर दूं, फेक कॉल डिपॉजिट भी से, फेक कॉल डिपॉजिट है, और बाकी चीजें जब चेक की गई है ना, वो सब फेक है, और वो ठेके दिए। इस बंदे का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, ये है तनवीर संधू, ये एक्सियन लगाया था, उसने किया है ये लोकल बॉडीज के ठेके थे गुजरांवाला के अंदर। जी तौसीफ साहब, देखें, जब करप्शन शुरू होती है ना टॉप से, तो हर कोई नीचे जो है ना अपना अपना हिस्सा निकालना शुरू कर देता है, फिर वो एक बीमारी की तरह, वायरस की तरह फैलती है। तो उसमें ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। लेकिन अभी हसन कह रहे थे ना, फराह गोगी की वो फ्रंटमैन, फराह गोगी भी तो किसी की फ्रंटमैन थी, और वो जो फ्रंटमैन थी वो भी किसी का फ्रंटमैन होगा या होगी। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आजम खान के बारे में सुन रहे हैं कि वो अप्रूवर बन जाए, और इमरान खान के बारे में भी सुन रहे हैं, लेकिन
डरे उस वक्त से जिस दिन उस्मान बुज़दार अप्रूवर बनेंगे। जो असल खबर बनेगी वो उस्मान बुज़दार अप्रूवर बनेंगे पंजाब के लिए। तो ये सारा सर कुछ चलता रहा है। सॉरी तौसीफ साहब, मैं आपको कट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में तो उस्मान बुज़दार साहब बेचारों को पता भी नहीं होगा एग्जैक्ट डिटेल में कि उनके नाम पे कितने पैसे कमा लिए गए और कैसे कैसे कमाए गए। वो तो खुद सुन के हैरान होंगे कि अच्छा इस मामले में भी इन्होंने पैसे कमा असल उस लिए। वक्त डी फैक्टो सीएम जो थी ये फराग होगी थी। देखें, मैं हसन बज़ाहिर डी फैक्टो फरागोगी ही थी, लेकिन फरागोगी किसके बिहाफ पे पैसे इकट्ठे करती जी सर, वो तो सबको आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बुशरा साहिबा के कहने पे और खान साहब तक की जाहिर जाती है उनकी, अगर ये डॉट्स मिलाएंगे तो वहीं तक जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। है? दूसरी बात ये है कि यार कोई भी इतना चूचा नहीं होता। बुज़दार ट्राइब के वो सरबराह रहे हैं, सर वो अंडर ट्रेनिंग थे। एमपीए भी बन के रहे। ये अलग बात है कि हमारी तरह वो साउथ पंजाब के हम सादा से लोग होते हैं, तो हमें हिस्सा कुछ ज्यादा नहीं मिला। सर बीच में आपने अपने आप को भी सादा बना दिया, ज्यादती कर गए हैं अब आप थोड़ी सी। क्या क्या कह रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि आपने दरमियान में अपने आप को भी सादा बना लिया, ये थोड़ी सी आप ज्यादती कर रहे हैं। यार हम साउथ वाले सादा होते हैं ना। देखे ना कितने बड़े बड़े काम हुए हैं, लेकिन उस्मान बुज़दार के हिस्से में यकीन करें 1 से 2% से ज्यादा नहीं होगा। वो टीके ने उनसे ज्यादा कमा लिया होगा, जो जी अलेजेडली जो थे। इस बात से मैं आपकी एग्री करता हूँ, ऐसे हुआ होगा। डिफेंस में शराब का ठेका, ये वो उसमें, ये खैर काम चलता रहता है। लेकिन इसमें जो पैसे बनाए गए हैं ना, जो उसका लाइन शेयर है, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था पंजाब चलाने के लिए, जिसको हेल्प करते थे, जिसके आप समझ लें एडमिन खुद इमरान खान थे, वहीं ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती थी, वहीं पर सारा कुछ होता था, वहीं सारा डील तय होती थी। तो मैं ये छोटे छोटों का तमाम मामला उस व्हाट्सएप ग्रुप तक जाएगा। तो देखें क्या बनता है उस्मान बुज़दार सर का। सेक्रेटरीट में ये बोलियां लगती थी सर, ये ताहिर खुर्शीद मीटिंग करता था, वहाँ बोलियां लगती थी ट्रांसफर पोस्टिंग में, सीटों के लिए डीपीओ, आरपीओ, एसी, डीसी, डीजी, एलडीए किसको लगाना है, ये सर सबके सबूत इसके भी अभी और सारे ये कोशिश की जा रही है ब्यूरोक्रेट्स को तोड़ने की। आगे आने वाले दिनों में मजीद इंकशाफात होंगे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, ये डॉट सारे फराग होगी और फिर बुशरा साहिबा और एंड तक इमरान था किस तक जाएगा। बिल्कुल सही बात की आपने। हसन साहब, ये मुल्क तवायफुल मलूकी का शिकार है पहले दिन से। आप देखें, एक चीफ जस्टिस होता था, उसने अपनी मंजूर नजर खातून डीजी एलडीए लगवाने के लिए क्या हरकत की, और उसको कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब तक ऑर्डर न दे इसको ट्रांसफर नहीं करना। अब क्या क्या हम बातें करें। अभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। वो जो शब्बर जैदी थे मुशीर खजाना, उन्होंने क्या बयान दिया है कि जनरल बाजवा ने मुझे कहा प्रॉपर्टी में हमारे टैक्स में हमारे लोग भी आ जाएंगे, और ये स्मगलिंग को मत रोकने की बात करना है, इस पे कोई बात ना करना। मुझे बताएं, एक आर्मी चीफ का स्मगलिंग से क्या ताल्लुक हो सकता है? क्या इंटरेस्ट था? या उसकी कोई तरदीद करे कि ये इस जिम्मेदार ओहदे पर रहने वाले बंदे ने गलत बात की है। और प्रॉपर्टी टैक्स से जनरल बाजवा का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? कोई नहीं पूछने वाला। हर किसी ने अपनी अपनी दिहाड़ी लगाई है। आप देखें, वो एक हाउसिंग सोसाइटी जो इस्लामाबाद में थी, उसमें अबसार आलम साहब ने भी कॉलम लिखा। वो कौन थे लोग? वो कौन उन मालकों को घर से उठा के लेके गया? तो किस किस ने क्या क्या नहीं किया? ये आप देखें कि आगे आगे अगले दिनों में क्या क्या सामने आता है। और अगले दिनों में क्या क्या सामने आता है नाज़रीन, ये होगी इंपॉर्टेंट बात। और हमारे लिए तो अच्छी बात ये है कि हमें तो कंटेंट मिलता रहता है। हमारी जितनी करप्शन की पिछले 5 साल की दास्तानें हैं, वो शायद पाकिस्तान में पिछले 15 साल में भी नहीं हुई होंगी। और इसमें मुस्लिम लीग नून का दौर भी गुजरा, जरदारी साहब का दौर भी गुजरा। इन सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो करप्शन की दास्तानें रकम की, और आने वाले दिनों में आप सुनते जाएंगे। और पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स शर्माते हैं या नहीं, लेकिन हम तो शर्माते जाते हैं, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जो अकाउंटेबिलिटी के नाम पर आई थी कि जी हम सबकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, से नो टू करप्शन, वो खुद ही करप्शन का मेन बाजार गर्म करके बैठ गई। आज के प्रोग्राम के लिए इतना। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को, तौसीफ अहमद खान साहब को और हसन नकवी साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।